नमस्ते अजीज़ दोस्तों। अजीज़ दोस्तों, एक साहब का कमेंट आया है कि आरिफ जी, आई नेवर गेट बोर्ड टू व्यू योर वीडियोस। आपके वीडियोस का कंटेंट मुख्तलिफ होता है दूसरों से और अच्छा होता है। और मैंने कई कमेंट्स देखे हैं जो मेरी तरह आपके वीडियोस की तारीफ़ करते हैं। मैंने पहले भी, तो थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने इतना अच्छे अल्फाज में मुझे वो किया। मेरी कोशिश होती है कि एक अच्छी स्टडी करके आपके सामने चीज़ें ला के रखूँ। अज़ीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला चल पड़े हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक कन्वेंशनल वार हो नहीं सकती पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की, कि पाकिस्तान की मिलिट्री सुपीरियरिटी बहुत ज़्यादा है अफ़गानिस्तान से, और एयर फोर्स और बाकी सारी चीज़ों से। इतने सारे टैंक्स हैं, ज़ाहिर है बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल पाकिस्तान आर्मी पे लगते हैं, इसकी ट्रेनिंग पे, इसके जो हैं। लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान के तालिबान 93-94 में ये बनी थी तालिबान, और आज 30-31 साल से ये गोरिल्ला वारफेयर में सबसे हिट हैं। इन्होंने सोवियत यूनियन, अमेरिका सबको हराया है और इन पे कोई काबू नहीं पा सका। इवन दो के 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अटैक किया तो 30 मुल्कों की फ़ौज ने तालिबान के ऊपर अटैक किया था, जिसमें इनके सबसे बड़े जो सपोर्टर थे पाकिस्तान आर्मी, वो भी शामिल थे। और उन्होंने गद्दारियाँ की पाकिस्तान आर्मी ने, और पकड़ पकड़ के तालिबान के लोगों को अमेरिका के हवाले किया था। इसके बावजूद तालिबान आज अफ़गानिस्तान के वापस कंट्रोल हासिल किया हुआ है। तो पाकिस्तान आर्मी इतनी आसानी से इनसे लड़ नहीं सकेगी। अब पाकिस्तान आर्मी ने अपने जो एसेट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जिनको FATF के मामला सुलझाने के लिए किसी को ऐसे ही कह दिया कि हमने जेल में बंद किया हुआ है, किसी को ये क्या है, कोई भाग गया है, लेकिन उनको आज वापस खोला है। जैसे कि पहले तो ये अब्दुल मक्की है, जो मोहम्मद अब्दुल रहमान मक्की, ये 26/11 का मास्टरमाइंड था, और इसके बारे में ख़बर आई है कि ये मर गया है। अब पाकिस्तान की ये जो टेररिस्ट, इनकी जो एसेट्स हैं, इनको ये बंद करके रखते हैं, अपने पास छुपा के रखते हैं। इनके बारे में यू नेवर नो कि कौन ज़िंदा है, कौन मर गया, कौन कहाँ है। खबर ये है कि अहले सुन्नत वल जमात का जो टेररिस्ट चीफ है मोहम्मद अहमद लुधियानवी, जो कि भारत में टेररिज्म में टॉप के टेररिस्टों में से एक है, जो कि भारत में कश्मीर में ख़ास तौर पे बहुत बड़ी टेररिज्म करता रहा है, उसने कराची में 60 जगहों पे धरने का ऐलान किया है। अगर ये धरने 24 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म ना हुए, इस वक्त जो टाइम है आप उसे नोट कर ले, इस वक्त से 24 घंटों के बाद उनके कराची में अगर 16 जगहों पे धरने हैं, हम 60 जगहों के ऊपर कराची में धरना देंगे। नारा होगा, इन धरनों में नारा लग रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद। इन धरनों में नारा लग रहा है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये नारे लग रहे हैं। हम जब बैठेंगे तो हमारा नारा होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। कराची के धरने के हवाले से हज़रत साहब ने जो ऐलान किया है, मैं अपने तमाम वहाँ के ज़िम्मेदारों को आपके तवस्सुत से आज ही ये पैगाम दे रहा हूँ। कल जैसे ही आपकी घड़ी पर 3 बजे का टाइम होगा, उस वक़्त से आपने कराची के उन मकामात पर जो हमने तय किए हुए हैं पहले से, वहाँ पर आपने अपना धरना शुरू कर देना है और अफराद ने आकर वहाँ पर बैठ जाना है। इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि कुर्रम एजेंसी KP में शियाओं का पारा चिनार में कत्लेआम हुआ था, जो यात्रियों की बसें थीं इन पे। उसके प्रोटेस्ट में कराची के शियाओं ने कई दिनों से कराची में प्रोटेस्ट किया हुआ है और कराची वालों की ज़िंदगी हराम की है। ठीक है, आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, के शियाओं का जेनोसाइड हो रहा है,
लेकिन कराची वालों का इसमें क्या कसूर है? कराची वालों की ज़िंदगी हराम कर दी है। सारी मेन आर्टरीज पे इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कई दिनों से, और लोगों की ज़िंदगी हराम हो गई है। अब पाकिस्तान आर्मी ने अपने पटारे से ये निकाला है लुधियानवी को, जिसने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम 60 जगहों पे हम भी धरना देंगे शियाओं के ख़िलाफ़। अब अजीज़ दोस्तों, ये टेररिस्ट जो कि FATF को कहा गया है कि जेलों में बंद हैं, ये हैं वो हैं, वो कहाँ से बंद हैं? अब जो मेन एक टेररिस्ट है जिसको कि भारत का हवाई जहाज़ अगवा करके लाया गया था कंधार में, और वहाँ से भारत को मजबूर किया गया 3 टेररिस्ट छोड़ने पे, जिसमें एक ये था जैश मोहम्मद का चीफ जो कि एक नामी ग्रामी टेररिस्ट है, और मसूद अजहर जो है वो एक कमांडर है टेररिस्टों का। और पाकिस्तान आर्मी ने FATF को वो करने के लिए कि ये तो भाग गया है, और बिलावल भुट्टो ने कहा था 2022 में जब वो फॉरेन मिनिस्टर था केयरटेकर गवर्नमेंट का, तो उसने ये बयान दिया था कि जैश मोहम्मद का मसूद अजहर तो अफ़गानिस्तान भाग गया है। अब मसूद अजहर ने बहावलपुर में अपना जो इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे टेररिस्टों की ट्रेनिंग होती है और वहाँ पे उनको रखा जाता है, उसके साथ उसने एक स्पीच की है। ये तकरीबन 20 सालों बाद ओपनली आके इसने कोई स्पीच की है। अब अमूमन इसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे इसकी पुरानी स्पीचेस लगाते रहते हैं, लेकिन ये स्पीच इसलिए नहीं है कि इसमें इन्होंने गज़ा के हवाले से बातें की हैं और नेतन्याहू और इस हवाले से और मोदी जी के हवाले से। तो ये अंदाज़ा है कि अक्टूबर 2024 में ये स्पीच की गई थी, और मसूद अजहर ने अपनी स्पीच में वापस कहा है कि इंडिया और इज़राइल अपनी खैर मनाएं, अब हम छोड़ेंगे नहीं और हमारा जिहाद इनका शुरू हो चुका है। 1000 एकड़ पे उम्मुल कुरा मदरसा है जहाँ पे ये बहावलपुर में अपने टेररिस्टों की ट्रेनिंग, मेंटल एंड फिज़िकल ट्रेनिंग भी करता है और उनके लिए काम वहाँ से निकालता है। पाकिस्तान आर्मी ने FATF को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहा था कि मसूद अजहर तो भाग गया है और हमने इसका बहावलपुर का उम्मुल कुरा मदरसा जो है उस पर पाकिस्तान आर्मी का कब्ज़ा है। लेकिन वहाँ के रेसिडेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आर्मी भी नहीं घुस सकती, इसकी इतनी सिक्योरिटी रखी गई है, चारों तरफ चेक पोस्टें इसकी बनाई हुई हैं जिसमें मसूद अजहर के टेररिस्ट ग्रुप के गार्ड्स उसमें बैठते हैं और किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। मसूद अजहर ने कहा है कि भारत तुम्हारी मौत आ रही है, हम खिलाफत वापस लेके आएंगे। ये है कि मसूद अजहर के बारे में ये था कि इसको पाबंद किया गया था कि ये पब्लिक में ना आए, लेकिन अब ये वापस पब्लिक में आके इसने जो स्पीच की है इसका मतलब ये है कि इसको पाकिस्तान आर्मी ने इजाज़त दी है ताकि भारत और अफ़गानिस्तान के हवाले से ये जैसे लुधियानवी है, जैसे मसूद अजहर है, इन टेररिस्टों को एक्टिवेट किया जाए। इसने कहा कि 300 साल लगें कि 1000 साल लगें, कुरान हमें बता चुका है कि फ़तह हमारी होगी और हम लोग फ़तह हासिल करेंगे, और हम हो सकता है कि अल्लाह जब चाहेगा तो ये 1000 साल कुछ मिनटों में तब्दील हो जाएंगे और हम जीत जाएंगे। मुझे शर्म आती है कि भारत में एक मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर है और एक चूहा बिन्यामिन नेतन्याहू हमारी कब्रों पे डांस कर रहा है। इसने कहा कि हमारे पास आज 300 आदमी नहीं है जो हमारी बाबरी मस्जिद वापस ले सके। हम कश्मीर में सबको भेजेंगे और तुम्हारे टीवी एंकर्स वहाँ पे लोगों से सवाल करेंगे कि इतने सारे लोग इतने सारे हथियारों के साथ कैसे आ गए। मसूद अजहर का पहला टेररिस्ट ग्रुप जो था वो हरकतुल अंसार था, और हरकतुल अंसार को CIA के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि $3 लाख से लेकर $60,000 तक महीने का भत्ता मिलता था ISIS से। पाकिस्तान
अब क्या चाहता है ये क्राइसिस क्रिएट करके। तो अजीज़ दोस्तों, ये मैंने आपको जो डिटेल टेररिस्ट ग्रुपों की, पाकिस्तान आर्मी के टेररिस्ट ग्रुपों की वापस एक्टिव होने की जो बताई है, वो इस नज़र से बताई है कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से अब जो मामला चल पड़ा है कि आफ्टर ऑल एक बात याद रखने की है कि ये लुधियानवी हो, ये मसूद अज़हर हो, हाफिज़ सईद हो, ये सब देवबंदी हैं, तालिबान भी देवबंदी हैं, जबकि पाकिस्तान आर्मी की मेजॉरिटी जो है ना वो बरेलवी है। तो क्या ये लड़ेंगे? दूसरा ये है कि पाकिस्तान के मिसाइलों के नाम हैं गजनवी, गोरी, अब्दाली, बाबर। ये सब अफ़गानिस्तान से आए थे। भारत यानी आज का पाकिस्तान है, लेकिन उस वक्त तो भारत था, हमला करने के लिए और पाकिस्तान का सत्यानाश करके, आज के पाकिस्तान का यानी सिंध, बलूचिस्तान की केपी, इन सब इलाकों का सत्यानाश करके फिर ये आगे गुजरात, राजस्थान वगैरह की तरफ जाते थे। पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों के नाम इन लोगों के नाम रखे हैं जो कि अफ़गानिस्तान के हीरो हैं। पाकिस्तान के पास तो कोई एक हीरो है नहीं ना, मतलब पंजाबी आर्मी में आज तक कोई एक हीरो पैदा हुआ नहीं है, सारे बुज़दिल भगोड़े हैं। तो आज वो उन्हीं अफ़गानियों, गजनवी, गोरी, अब्दाली, बाबर के अफ़गानियों के साथ जंग कैसे लड़ सकते हैं? अपने फौजियों को कैसे ये कन्विंस करेंगे कि आज अपने ही हीरो के खिलाफ लड़ो? ये गजनवी, गोरी, अब्दाली, शाहीन, ये मिसाइल क्या गजनी पे मारेंगे, गौर पे मारेंगे, जो कि अफ़गानिस्तान के शहर हैं? तो ये है पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया, पाकिस्तान आर्मी के जो सोशल मीडिया टट्टू हैं, वो भी शुरू हो गए हैं कि 70 साल बाद पाकिस्तान पहली बार अपने असल दुश्मन से लड़ रहा है। यानी इन अदर वर्ड्स अब ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारा असल दुश्मन नहीं है, क्योंकि 70 साल से जैसे इंडिया से लड़ रहे थे, हम पहली बार अपने असल दुश्मन से लड़ रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान से पंगा क्या है क्या नहीं, इस पे थोड़ा मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा कि जब ब्रिटिश का कब्ज़ा था पूरे अफ़गानिस्तान, भारत, बर्मा तक सब जगहों पे, तो उस वक्त रशिया की जो एम्पायर थी वो भी एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, और वो लड़ते लड़ते आ गए थे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक। इन्होंने ओटोमन एम्पायर को भी रशियंस ने हरा दिया था। उस वक्त ब्रिटिश को ख़तरा हो गया कि अगर ये अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे ना तो भारत को भी हासिल कर लेंगे। तो इन्होंने इसलिए अफ़गानियों को उस वक्त स्ट्रॉन्ग किया। अफ़गानीज़ वर ऑलवेज फाइटर्स, जिहाद के नाम पे सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अफ़गानी ही बने आज तक। तो उनको वो किया, और 1878 में अब्दुल रहमान ख़ान को अफ़गानिस्तान का पहले गवर्नर बनाया, यानी अमीर बनाया, और 1893 में भारत का पहला पार्टीशन किया और अफ़गानिस्तान को भारत से अलग करके आज़ाद किया। और इनका जो पपेट था अमीर अब्दुल रहमान, उसको अफ़गानिस्तान का किंग बनाया, और एक लाइन खींची गई, ड्यूरेंट लाइन, जो कि ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान थी, और कुछ हिस्से अफ़गानिस्तान के भारत में रखे गए ब्रिटिश इंडिया में, जिसको कि आज केपी कहते हैं, और जो कि बलूचिस्तान के पख्तून एरियाज़ हैं। और इस तरह एक लाइन खींची गई। ज़ाहिर है उस लाइन पे साइन करने के लिए इनका पपिट अफ़गानिस्तान का किंग अब्दुल रहमान ख़ान तो मौजूद ही था, तो उसने साइन कर दिए, लेकिन अफ़गानियों ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और यह है कि मेन वजह ये बनी जब ख़ास तौर पे 1947 में भारत का पार्टीशन किया और एक और कंट्री पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट भारत में क्रिएट किया गया, जिसमें आज ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश है। तो उस वक्त अफ़गानियों को बहुत ज़्यादा एतराज़ था, इसलिए कि इनको नज़र आ गया था कि पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी का कंट्रोल होगा, और पंजाबियों से हमेशा से अफ़गानियों को नफ़रत रही है। इवन आज भी पाकिस्तान की फ़ौज में 29 लेफ्टिनेंट जनरल हैं। 29 लेफ्टिनेंट जनरल में से 27 पंजाबी हैं। ये एक साजिश नहीं तो और क्या है कि चलो सपोज़ आप कहो कि पाकिस्तान में पंजाबियों की तादाद 58% है,
जो कि फेक सेंसस के ज़रिए डिक्लेयर की गई है। लेकिन 58% अगर पंजाबी हैं भी तो 58% जनरल पंजाबी होने चाहिए, बाकी तो दूसरी कौमियतों के होने चाहिए। इसके अलावा ये जब क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में 58% पंजाबी हैं, तो ये पंजाबी नहीं है, 58% इस पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस का एक वेरी वास्टली पॉपुलेटेड साउथ पंजाब है ना, वो सारा सराइकी है। इसके अलावा पंजाब में जैसे मियांवाली है, अटक है, ये सब पख्तून एरियाज हैं। पोठोहारी बहुत हैं पंजाब में। तो अगर आप 58% पंजाब प्रोविंस का पॉपुलेशन लगाएं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 58%, तो उसमें आधे से ज़्यादा होंगे पंजाबी। चलो, तो इन ऑल पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 35 to 40% पंजाबी हैं, लेकिन फ़ौज में 29 में से 27 लेफ्टिनेंट जनरल पंजाबी हैं। तो अजीज़ दोस्तों, तालिबान यानी अफ़गानियों का ये एतराज़ बिल्कुल सही था। और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जब बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस के सब मेंबर्स कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया था, सिवाय अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान वॉज द लास्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, और इस वजह से ड्यूरेंट लाइन को तो कभी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और इन्होंने ये भी बार बार याद दिलाया है कि पाकिस्तान का केपी प्रोविंस अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और हम ये हासिल करेंगे। लेकिन चूंकि 1970 और 80 में अफ़गानिस्तान में पावर स्ट्रगल क्रिएट की गई CIA और ISI के द्वारा, तो सोवियत यूनियन ने इन्वेट किया बबरक कारमल अफ़गान प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पे, और वहाँ फिर टेररिस्टों को CIA और ISI ने गुरूम किया, और आगे चल के फिर तालिबान को क्रिएट किया गया, जिसकी ट्रेनिंग और एम्यूनेशन तालिबान को ISI ने दिया। तालिबान पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से 96 में पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके थे, लेकिन 2001 में ISI के प्लान के मुताबिक भारत का एक जो जहाज़ अगवा किया गया मुशर्रफ के दौर में, और वो कंधार अफ़गानिस्तान जो कि तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ लाया गया। IC-814 भारत का जो प्लेन लाया गया, जिसके जवाब में मसूद अज़हर और टेररिस्टों को भारत को छोड़ना पड़ा था। लेकिन इसी दौरान उस पर अमेरिका खामोश ही रहा था। हालांकि इतना बड़ा कांड हुआ कि एक भारत का हवाई जहाज़ अगवा होता है और भारत को मजबूर किया जाता है कि वो अपने टेररिस्टों को छोड़ दे, तो अमेरिका और इंटरनेशनल पूरी दुनिया खामोश रही। लेकिन कारमा इज़ ए बिच, और यही हुआ कि 9/11 2001 को अमेरिका पे अटैक होता है अल-कायदा द्वारा, और अल-कायदा अफ़गानिस्तान में बेस्ड थी। तो 30 मुल्कों की फ़ौज ने मिल के अफ़गानिस्तान पे हमला किया, और तालिबान को सबसे ज़्यादा गुस्सा पाकिस्तान की पंजाबी फ़ौज पे था, जिन्होंने पकड़ के तालिबानियों को हवाले किया इंडिया के। तो 2007 में पाकिस्तान के पख्तूनों के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और इसका मकसद था, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था पाकिस्तान से बदला लेना। TTP के सिर्फ 2 डिमांड हैं। एक है पाकिस्तान में टोटल शरिया लाई जाए जैसे अफ़गानिस्तान में है, और एक है पाकिस्तान अमेरिका से सब ताल्लुकात ख़त्म करे। पाकिस्तान ने 2017 में अशरफ गनी की सरकार थी, तो एक ड्यूरेंट लाइन पे फेंस लगानी शुरू की, सिक्योरिटी फेंस, और वो अब तकरीबन कंप्लीट हैं। लेकिन इससे तालिबान और अफ़गान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। याद रहे कि ड्यूरेंट लाइन 2640 किलोमीटर लंबी लैंड बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जो कि पहाड़ों और जंगलात और वादियों पे मुश्तमिल है। छोटे छोटे रास्ते हैं पहाड़ों के दरमियान, लेकिन अब अफ़गानिस्तान इसको पसंद नहीं करते। और अब यह है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की TTP को
कंप्लीट सपोर्ट करते हैं और उनकी मदद करते हैं। वाकया असल ये हुआ कि 23 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए। 23 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए ना, तो टीटीपी के हमले में मकीन साउथ वज़ीरिस्तान में एक हमला जब हुआ तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी क्राइसिस आसिम मुनीर की कंट्रोल में जो है उसके पोल खुल गए और पाकिस्तान के 1200 फौजी पिछले 2 साल में मारे गए हैं। एक ऑब्जर्वर ने लिखा है कि जब टीटीपी का साउथ वज़ीरिस्तान में अटैक होता है तो पाकिस्तान की फ़ौज क्या कर रही है। $200 बिलियन की इनकी बिजनेस एम्पायर है पाकिस्तान आर्मी की, लेकिन इनके फ़ौजी एक छोटे से वज़ीरिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज हर 5 किलोमीटर पे एक चेक पोस्ट बना के बैठी है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान के फ़ौजियों का खौफ का आलम यह है कि एक्स डायरेक्टर जनरल ISI नदीम अंजुम ने अपने बेटे को फ़ौज से निकाल दिया, क्योंकि माल इतना बना लिया कि अब आसिम बाजवा के बेटे अमेरिका में बिलियनर बने बैठे हैं। इस तरह इसने कहा कि मेरे बेटों को अब यहाँ पे जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर पाकिस्तानी फ़ौजी एक चलता फिरता जनाजा है। ये सिचुएशन है। 23 पाकिस्तानियों के फ़ौजियों के मरने के जवाब में फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे 24 अक्टूबर को हमला किया। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान की बुज़दिल फ़ौज हमेशा सिविलियंस को मारती है। तो अफ़गानिस्तान के जो कुछ गाँव पे पाकिस्तान ने हमला किया और कुछ काफ़ी सिविलियंस जिसमें औरतें और बच्चे थे उनको मार दिया। जवाब में फिर अफ़गानिस्तान ने जो हमला किया है, तो ज़ाहिर है उस एरिया से आपको कॉन्क्रीट कोई कंफर्म चीज़ें बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वहाँ भी तालिबान बैठा है जिनके रिसोर्सेज, जिनकी इक्विपमेंट लिमिटेड है, और पाकिस्तान आर्मी तो अपने फ़ौजियों के मरने की खबर नहीं लगाएगी। लेकिन अफ़गानिस्तान ने जो रिटेलिएशन में पाकिस्तान पर हमला किया है उसमें एक भी सिविलियन नहीं मरा, उसमें फ़ौजी मरे। पाकिस्तान ने अपने एक मेजर के मरने की तो खबर लगाई है कि शहीद मेजर मोहम्मद अवैस फलान ढुमकान जो 26 दिसंबर को शहीद हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह 93,000 पतलूनें ढाका में छोड़ी थीं, इसी तरह यहाँ भी पाकिस्तान के फ़ौजी अपना टैंक छोड़ के भागे हैं। उनका टैंक भी वहाँ पे निकला है। तालिबान की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक हमने पहले हमले में पाकिस्तान की 2 चेक पोस्ट पे कब्ज़ा कर लिया और 19 सोल्जर पाकिस्तान के मार दिए। अजीज़ दोस्तों, मुबारक हो तालिबान को, क्योंकि जंग में फ़ौजियों का मरना मसला नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जंग है, सिविलियंस का मरना मसला है। पाकिस्तान की अनप्रोफेशनल आर्मी जो कि अपने आप को प्रोफेशनल समझती है, वो घटिया और कमज़ोर बुज़दिल फ़ौज है जो हमेशा अपने सिविलियंस को भी मारती है। उसने अफ़गानिस्तान में भी सिविलियंस के ऊपर हमला किया, लेकिन तालिबान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद इन्होंने पाकिस्तान के फ़ौजियों पर हमला किया और पाकिस्तान के फ़ौजियों को जहन्नम में पहुंचाया। अज़ीज़ दोस्तों, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द अब टूट जाए। लेट्स सी क्या होता है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट से ही, आपकी सहायता से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। सो काइंडली कीप सपोर्टिंग।